ये भी कह दिया गया है कि 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। देखिए, अगर कह दिया गया है और विकसित भारत बनता है, हमें बहुत खुशी होगी, तहे दिल से खुशी होगी। हम भी भारतवासी हैं, भारत देश का हिस्सा है, मामूली सी एक छोटा सा उसका कण है। अगर विकसित देश में बनता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस हिसाब से पॉलिसीज चल रही है, जिस हिसाब से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस हिसाब से हमारे ऊपर विदेशी कर्जा बढ़ता चला रहा है, मुझे इस बात के आसार दूर दूर तक नहीं नजर आते। मात्र एक घोषणा रह जाएगी, सिर्फ एक घोषणा, लोगों को बरगलाने के लिए घोषणा रह जाएगी। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे को कम से कम 9.8 या लगभग 10 की 8 से 10 के बीच की हमारे को जो है ग्रोथ चाहिए लगातार। और ग्रोथ आ जा रही है हमारी 4.5, 4.6, 5, 6, 6.5। और कर्ज जो है विदेशी कर्ज हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, आयात हमारा बढ़ता जा रहा है, निर्यात हमारा लगातार घटता जा रहा है। तो इस तरह से कैसे विकसित राष्ट्र मारेंगे हम? कोई एक प्रॉपर एक सॉलिड मटेरियल तो आप देंगे कि हाँ इस तरह से हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। वो बार बार कभी भी चीन के साथ कोई मामूली सी झड़प होती है, कुछ होता है, चीन का बायकाट करो, पूरी जनता में चल जाता है, चीन की लड़ियाँ मत खरीदो, ये मत खरीदो। लेकिन 2022-23 में 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है, 112 अरब डॉलर का चीन से आयात हुआ है और निर्यात मात्र 12 अरब डॉलर का हुआ है। सीधा सीधा 100 अरब डॉलर का फर्क है। तो इस तरह से हम विकसित राष्ट्र कैसे बन पाएंगे? कैसी उनकी इकोनॉमी है, कौन उनके सजेस्ट करता है, किस तरह से वो बात करते हैं? कोई भी एक वो रोड मैप तो तैयार करके दिखें कि हाँ हम इस तरह से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। क्या लगता है, एक तरफ कर्जा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ विकसित भारत बनने की बात होती है, क्या लगता है बन पाएगा? देखिए, जितना भी विकसित भारत ये बंदा है, खाली जुमलों में बंदा है। इनके जितने भी बातें हैं ये सारी जुमलों के बातें हैं। और जो आपने कहा कि वहाँ उड़ीसा में क्या कहा है कि जो है देश का बेटा बैठा हुआ है दिल्ली में, तो इनके जितने भी हैं जुमले हैं कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जो है अभी एक नया जुमला इन्होंने दिया है कि जो है लखपति दीदी बजट में पास हुआ अभी। अब उस लखपति दीदी को अगर हम देखें तो आप ये मुबारकबादें दे रहे हैं कि 1 करोड़ दीदी जो है वो लखपति बन गई, लेकिन उसका है क्या? उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना है कि औरतों के लिए 1 साल औरत काम करेगी, उसमें उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे मात्र, मतलब 8-10 हज़ार रुपए उसको महीने के नहीं पड़ेंगे। लेकिन खुद ब खुद मुबारकबादें इन्होंने देनी शुरू कर दी। तो ये खाली जुमलों में काम करते हैं, जमीनी स्तर पे काम नहीं करते। जुमलों में काम कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं हमारी गारंटी काम आ रही है। गारंटी इनकी काम जो आ रही है, गारंटी इनकी काम आ रही है जो है अडानी और अंबानी को पैसे वाला बनाने में, उनको और ज्यादा तरक्की देने में। क्योंकि अभी आपने देखा बजट पास हुआ, बजट पास होने के बाद क्या होना चाहिए? गरीबों के लिए होता, किसानों के लिए होता, बच्चों के लिए होता, रोजगार के लिए होता। लेकिन क्या आपने देखा कल क्या हुआ? जैसे ही बजट पास हुआ अडानी का जो शेयर 5% बढ़ गया वो। तो कैसा बजट? क्या कोई अलादीन का चिराग आया उसमें? बजट में जो अडानी के लिए शेयर 5% बढ़ गया, तो इसका मतलब ये बजट जो पास हुआ है उद्योगपतियों के लिए पास हुआ है, इसमें गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अभी राहुल गांधी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मोदी जी की नीतियां जो है वो बेरोजगारी की गारंटी है, और उनका जो हिंदुस्तान वो जो बनाना चाह रहे हैं उसमें युवा को कभी उनका हक नहीं मिलेगा। हकीकत बात है, वो सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे। मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ, सैकड़ों बार इस बात को उठा चुका हूँ। केंद्र सरकार में 3 लाख पद खत्म कर दिए गए हैं, रेलवे में 3 लाख पद जो हैं वो खत्म कर दिए हैं, और उसके अलावा सेना में 2 लाख पद जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। जब करीब 10 लाख 11 लाख पद जो है पूरे केंद्र सरकार के और रेलवे के मिला के, ग्रुप सी, डी और अदर्स वैकेंसीज का मिला के खत्म कर दिए गए हैं। पिछले साल निर्मला सीतारमण जी का साफ बयान था कि हम ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो जब वो किस तरह से फिर युवा को क्या गारंटी दे रहे हैं? वो किस किस्म की गारंटी थी? वो गारंटी दे रहे हैं कि अगले 5 साल तक आपको राशन मुफ्त और मिलता रहेगा। मतलब ये गारंटी उनकी कन्फर्म है कि अगले 5 साल तक आपका जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होने वाला, आप लोग 5 किलो राशन पे ही जियोगे। अगर एक विकसित राष्ट्र का जो सपना लेके वो चल रहे हैं तो उसमें लोगों को गारंटी देते कि मैं आपको इस फ्री के राशन से मुक्ति दिलाऊंगा, आपको आत्मनिर्भर बनाऊंगा, आपको इस लायक करूंगा कि आप कमा के खा सको। लेकिन वो गारंटी क्या देते? अगले 5 साल तक आपकी ये मुफ्त की राशन की जो है व्यवस्था और चलेगी। यानी बिल्कुल कन्फर्म है, उन्होंने ठोक बजा के कह दिया कि अगले 5 साल आप और गरीबी में ही रहोगे, आप ऊपर नहीं उठने वाले हो। अच्छा, साथ रह जाओ, पहले 2 रुपए क्या कह रहे हैं? इधर आके बोलिए। 2 रुपए लगते थे, हाँ अब 30 रुपए लगते हैं। उधर के चढ़ के उतरने में 30 रुपए जी। ट्रेन में अगर पैर रख लिया 30 रुपए, उतर गए 30 रुपए। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? हमें तो पता नहीं भैया, क्या समझ में नहीं आती। समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है? आप वोट देने जाएंगे तो किसका बटन दबाएंगे? देखो जी, मुझे तो ये लग रही है कि जो चल रहा वही चलता रहेगा, जब तक जो चल रहा है वही चलता है। परिवर्तन लाओ ना। काम किसका पसंद आ रहा है ये बताओ। काम तो सबको ही पसंद है। अरे ये कैसी बात हुई, सबका काम पसंद आ रहा है? क्या लग रहा है 2024 किसकी सरकार आने वाली है? मोदी ने आना है जी। मोदी जी को ही आना है। बिल्कुल। काम पसंद आ रहा है? काम उसने पूरा कौन सा किया ये बताओ? कोई काम पूरा नहीं किया। कोई बुरा ही नहीं किया। कांग्रेस ने कौन सा अच्छा काम किया आज तक बता दो। आज ये जितने खड़े हैं यहाँ पे कांग्रेसी, ये बताएं सन 47 से लेके आज तक कांग्रेस ने एक भी अच्छा कानून बनाया?
पर कांग्रेस ने देखिए आप कह रहे हैं अच्छा काम नहीं किया तो फिर उनको हटा भी दिया गया, तो अब मोदी जी भी नहीं करेंगे तो उनको भी हटा दिया कर तो रहे, दुनिया खुश है। क्या मोदी खुश है, क्या काम पसंद आया आपको? कौन सा बुरा किया उसने? पत्थर वालों को अंदर कर दिया, बुरा किया? हाँ, हाँ? हाँ, 1-1 लाख रुपया उसको मिलते थे, जाती मलिक को उसको अंदर कर दिया, कोई बुरा किया? हाँ, यहाँ खड़े होते थे कब बम फूट जाए, अब बंद हो गए, बुरा किया उसने? कौन सा बुरा काम किया? गरीबों को मकान बना के दे दिया, बुरा कर दिया? गरीबों को मकान बना के दिया। बाथरूम बना के सबको दे दिया, कोई बुरा किया? अच्छा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। अच्छा। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। इन्होंने तो सिवाय हिंदुओं को उग्रवादी घोषित कर दो जी, ये कर दो, वो कर दो, मार दो, पीट दो, कोई एक कानून बनाया तो बता दो अच्छा, एक भी कानून हिंदुओं के लिए आज तक कांग्रेस ने एक भी कानून बनाया हो? अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्या अच्छा काम किया है इनकी कांग्रेस? मानसिकता जो है वो लगातार हिंदू मुस्लिम पे चलती है और मैं नहीं जानता ये लोग अब ये अपने ही देशवासियों से और जो मुस्लिम है उनसे क्यों नफरत करते हैं। मैं इन बात को नहीं जानता क्या इनके मन में बसावट है कि हिंदुओं के लिए कोई, नमस्कार जी, कि हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं बनाया। जितनी हमारी आईपीसी है, सीआरपीसी है, सारी की सारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए ना, उनके लिए सेपरेट कानून की कैसे जरूरत है? क्या मतलब बनता है हिंदुओं के लिए? आप क्या कानून बनाना चाहते हो कि हिंदुओं को आप ये लिबर्टी देना चाहते हो कि जाके मुसलमानों की मस्जिदों पे जाके जय श्री राम के नारे लगाओ या उनका झंडा हटा के अपना झंडा फहराओ? क्या ये आप कानून बनवाना चाहते हो हिंदुओं के लिए? या ये कानून बनवाना चाहते हो कि अगर कोई जा रहा है जबरदस्ती उसे 4 लोग घेर के जय श्री राम बोल नहीं तो तेरे दाढ़ी नोच लेंगे, ये कानून बनवाना चाहते हो हिंदुओं के लिए? किस किस्म का कानून चाहते हैं लोग? किस किस्म का कानून चाहते हैं लोग हिंदुओं के लिए? और मतलब क्या इस चीज का, जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, हर तरह से हर वर्ग को आजादी दी गई है, अनुच्छेद 25 जो है हमारे संविधान का उसमें क्लियर लिखा है कि हर धर्म को अपनी अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार है, अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो और अलग से आपको हिंदुओं को क्या चाहिए भाई? हिंदू आपका राष्ट्रपति बन गया, मुसलमान को पूरे 303 सांसद वो अगर लेके बैठे तो उनमें एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है, इनको वो पसंद है? अच्छा। हम नहीं मानते उस चीज को। हमारे इस देश में हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, सिख भी, जैन भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, सारे धर्म शामिल है और सबका पूरा पूरा इसमें रोल है देश को विकसित करने में। किसी एक के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या बोल रहे हो? मैडम एक बात बताइए, मोदी जी बार बार क्यों जीत रहे हैं? ऐसी क्या खासियत है उनमें? क्या खासियत है? कोई जादूगर टोना है क्या? जादूगर का खेल है, जनता ने दिल में बसाया उनको। कार्य बढ़िया कर रहे, टॉपर में हिंदुस्तान का नाम टॉप कर दिया। क्या टेंशन है लोगों को? क्या काम करते हैं? पाँच मैडम सुन तो लो, ये रोज नोट चला लो, कुछ कर लो, मैं लिख के दे रहा हूँ। मोदी जी को सन 2024 में हराने वाला कोई नहीं है। जिनके पेट में जो नंबर 2 का धंधा करते थे नहीं, उनके जहाज रोक दिए हैं मोदी जी ने। और योगी जी ने कह रहे हैं बेईमान हो, बेईमानी तो अब तो पहले कर ली, अब तो थोड़ा और को भी खा लें दो। तो इन्होंने ये करा है, हमारे पेट में दर्द नहीं हुआ, हमें गिनी चुनी तनख्वाह मिलती है, हम खुश हैं। कर लो ना हवाई जहाज डुबा दिए गड्ढों में, जो उनके दर्द हुआ है, जो नंबर 2 का काम करते थे। ये मोदी जी हैं, काम को बढ़िया टॉप पर करा है। ठीक, टॉप पे करा वो है। आज ये कह रहे हैं, इतने गुरूर में है कि मोदी जी आएंगे। और निर्मला सीतारमन ने भी अभी कहा कि जुलाई में हम दोबारा बजट पेश करेंगे। ठीक है, जो इतने गुरूर में है इस टाइम ये, तो उसके बारे में ये कहता हूँ कि सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, दौलत छीन के नीलाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। देखिए घमंड आज तक किसी का नहीं चला, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग दुनिया से चले गए, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये जनता है, ये कोई आदमी कितना भी ऊपर को उड़ ले, पतंग चाहे कितने भी ऊपर चल जाए, लेकिन उसकी जो डोर रहती है वो हाथों में रहती है किसी न किसी के। तो जो सत्ता की डोर है जनता के हाथों में है, जनता चाहेगी तो बिठाएगी और जनता अगर नहीं चाहेगी तो नहीं कोई बैठ पाएगा। आज जितनी ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, ये इन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाकर वहाँ पे जो उद्घाटन करने के लिए ये गए, तो वहाँ पे आके वहाँ से सबक भी लेकर आते। जो राम का सबक था, राम का सबक लेके ये आ जाते। राम का सबक क्या था? राम का सबक यही तो था कि उन्होंने सत्ता जो है और दूसरों को सौंप दी, अपने भाई को सौंप कर चले गए हो अपने पिता की खातिर वनवास में। उनके भाई भरत जो है उन्होंने चप्पलों को रखकर वहाँ पर राज किया, सत्ता के लोभी नहीं थे वो। और ये क्या कर रहे हैं? ये सामदंड वेद अपनाकर इस राज्य की सरकार गिरा रहे हैं, कभी बिहार की सरकार गिरा रहे हैं, अब जो है झारखंड की सरकार गिराने पे लगे हुए थे लोग। तो ये सबक लेकर आते हैं राम का। वो कहते हैं कि मलमल नहाए शरीर, मलमल नहाए शरीर और धोए न मल का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। क्या लग रहा है? कह रहे मोदी जी का घमंड है जो चूर चूर हो जाएगा 2024। ऐसे है जी, इनको तो यही लगेगा। अब मोदी ने सबकी कर दी ऐसी की तैसी, धंधे पानी ये वो, ये ऐसे ही बोलेंगे अब, क्योंकि इनको पड़ रहे हैं डंडे। अच्छा। पहले ये क्या करते थे? लूट कर लो, लूट मार कर लो, ये कर लो, वो कर, वो सब बंद हो गए, धंधे सब बंद है।
पत्थर बजते थे, लूट मार होती थी, सब बंद है। विपक्ष कह रहे हैं गठबंधन नामो निशान मिटा देगा मोदी। तो वो खुद ही मिट गए, वो खुद ही मिट गए। उनका जो हेडमास्टर था वही भाग गया, बाकी कौन बचा है? अच्छा, तो गठबंधन रहा कहाँ? वो सारे कह रहे हैं हेडमास्टर की बात कर रहे हैं? कौन से हेडमास्टर की बात कर रहे हैं? सबके सब, नीतीश ही तो हेडमास्टर था उनका। नीतीश को हेडमास्टर हेडमास्टर है। जो लोग तुम्हारी सफ में डर कर गए हैं, जो लोग तुम्हारी सफ में डर कर गए हैं, वो क्या खाक लड़ेंगे तो पहले ही मर कर गए हैं। अच्छा। अरे जो पहले से इतने डरे हुए तो क्या कर लड़ते हो बाद में भी, वो कुछ नहीं कर पाते। इससे अच्छा पहले उनके पाले में चले, उनका कुछ नहीं होने वाला। पहले जो मिले थे वो, पहले जब वो लड़े थे तो 115 सीटें थी, और दूसरी बार वो लड़े तो 75 सीटें, अब तीसरी बार 42 सीटें, और अब का जो है उनका सुपड़ा साफ ही हो जाएगा। वो बीजेपी में जाके अपना खुद वजूद खो रहे हैं और अपना पूरे राजनीति को चौपट करने पे लगे हुए हैं। अच्छा, देखिए हम बहुत खुश हैं, अगर वो नीतीश कुमार जी चले गए बहुत अच्छा है। कांग्रेस में अब साफ साफ राहुल गांधी जी ने कहा था, अगर आप कायर हो तो आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप निकल जाओ। बेशक वो अकेला चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज उनके साथ जितने हिम्मती लोग हैं सब साथ हैं। अगर मीडिया उनको कवरेज नहीं दे रहा तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी रैलियों में, सभा में भीड़ नहीं जुट रही होती है। अगर मीडिया डर के मारे उनको कवरेज नहीं दे रहा, मीडिया चैनल्स को सुबह सुबह ही न्यूज पहुंच जाती है कि आपने कवरेज नहीं करनी। लास्ट एंड फाइनल उनकी कवरेज किस पे आती है? 7वें पेज पे, 9वें पेज पे, 12वें पेज पे, अखबारों पे। और टीवी मीडिया तो कवरेज कर ही नहीं रहा है। और अगर यही बात ये कह रहे हैं कि वो मिट गए, तो अगर मिट गए होते तो पिछले 4 राज्यों के चुनाव में 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को हासिल ना हुए होते। जो ये बात सोच रहे हैं, ये तो इनके खैर ख्याली पुलाव है, कोई बात नहीं। वक्त सबका बदलता है, थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है कभी कभार। हाँ, क्या लगता है? बोला जा रहा है कि भाजपा की सरकार में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है और शिक्षा का दर कोई कम हुआ। बेरोजगारी नहीं बढ़ी। कौन कहते बेरोजगारी बढ़ी है? और रेट तो बढ़ा है ना बेरोजगारी का। किस चीज का? 2014 कौन कह रहा है रेट बढ़ा? कोई नहीं, रेट भी बढ़ा। सुनिए, देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कितना बांग्लादेशी है इलीगल जो रह रहा है, कितना अफगानिस्तानी है जो इलीगल रह रहा है, कितना पाकिस्तानी है, कितना रोहिंग्या है। तो ये बेरोजगारी बढ़ गई। अगर बेरोजगारी होती, वो यहाँ रहते, भाग जाते यहाँ से छोड़ के। वो तो यही खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे हैं। पर जा तो रहे ना, यहाँ के युवा विदेश जा रहे हैं रोजगार के लिए। अरे लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से कितने आए बताइए आप? कितने आके रह रहे हैं? वो कमा रहे, खा रहे, नहीं खा रहे। जो बेरोजगारी हुई। अच्छा, कह रहे हैं कहाँ से बेरोजगारी है, बाहर से लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। कितने लोग आके बाहर काम कर रहे हैं? और अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो भी सरकार का फेलियर है। बॉर्डर क्रॉस करके कैसे लोग आ रहे हैं? इन्होंने बांग्लादेशियों की बात करी, इन्होंने म्यांमार के शरणार्थियों की बात करी, इन्होंने पाकिस्तानियों की बात करी, तो हमारी सीमा सुरक्षा कहाँ से मजबूत हुई? अगर वो लोग इन्वेट करके आ रहे हैं अंदर, घुसपैठिए बन के आ रहे हैं, तो पिछले 9 साल से सरकार सो रही है। इसका मतलब इलीगल इंदिरा गांधी का कौन बनाते हैं इनके राशन कार्ड? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल नहीं बनाती है। अब रोहिंग्यों के किसने बनाए? वो कौन है? अमानतुल्लाह खान, उसने बनाए। वो किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल का इसमें क्या लेना देना है? अच्छा, कोई मतलब ही नहीं है। क्या लेना देना है? सेंट्रल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में है? अब सुनेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, कोई बात नहीं, वो बाद में सुन लें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है ना। बॉर्डर की सिक्योरिटी करने का जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर वो लोग अगर बॉर्डर पार कर करके आ रहे हैं तो फेलियर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कि स्टेट गवर्नमेंट का? एक जो है मात्र एक छोटी सी हरकत है, सीमा हैदर का नाम लिया जाता है बार बार, बड़ी फेमस है आजकल। वो तक तो एक जो सीमा हैदर, सीमाओं को पार करके यहाँ तक आ गई है, वो तो इनसे कवर हुआ नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इसमें उनके कार्ड कौन बना देता है? अरे भाई, तुम पहले अपना बॉर्डर तो मजबूत करो। सीमा हैदर जैसी, और वो तो एक मामूली थी, और दुनिया भर के कितने घुसपैठिए हमारे भारत में घुस रहे, तो जिम्मेदारी किसकी है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की? स्टेट गवर्नमेंट के अपने वहाँ बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स में बैठी होती है, किसकी जिम्मेदारी है वहाँ की? कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं रोजगार के चक्कर में। अभी आपने क्या देखा, इजराइल को 1.5 लाख लोग जा रहे हैं इंडिया के, किस चक्कर में? खाली रोजगार के चक्कर में। जब बाहर से रोजगार के चक्कर में लोग आ रहे हैं, इतना रोजगार अगर होता तो इजराइल क्यों जाते? कोई भी देश जो है, कोई भी देश इस वक्त इजराइल में किसी अपने आदमी को भेजना नहीं चाह रहा, जोखिम के चक्कर में, लड़ाई के चक्कर में। लेकिन इंडिया से लोग जा रहे हैं, क्यों? बेरोजगारी के चक्कर में। और दूसरी बात, ये डाटा देखिए, 2014 से लेकर अब तक का डाटा, 93 लाख लोग जो है वो इंडिया से पलायन कर चुके हैं। और सबसे ज्यादा लोग जो है गुजरात के पलायन किए उन लोग उसमें। और अभी आपने पीछे देखा, एक पूरा प्लेन पकड़ा गया गुजरात का, जो बाहर पकड़ा गया फ्रांस में, अमेरिका के बॉर्डर पर पार करते हुए। तो क्यों वो लोग जा रहे हैं? उनको क्या गुजरात का मॉडल पसंद नहीं आ रहा है? उनको क्यों जा रहे हैं बाहर? बताइए, बताइए क्यों जा रहे हैं बाहर जब यहाँ रोजगार? लाख तो फौजी पकड़ के लाए थे पाकिस्तान के। ये सब आंकड़े बेमतलब के आंकड़े रखेंगे ये लोग, ये बेमतलब की बातें करेंगे, इनके और कुछ नहीं है।